हेलो बच्चों, इस क्लास में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे यात्रियों के वृत्तांत, क्लास 12 हिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में 3 यात्रियों के बारे में बताया गया है जो भारत में आए थे। तो फर्स्ट कौन सा है? अल ब्रूनी हैं जो पहले भारत में आए, फिर इब्न बतूता, फिर फ्रांस ऑफ बर्नियर। तो जो अल ब्रूनी हैं वो कब आता है? 11वीं शताब्दी में आता है। कहाँ से आता है? उज़्बेकिस्तान से आता है। अब इब्न बतूता की बात करेंगे, यह 14वीं शताब्दी में आता है। कहाँ से आता है? मोरक्को से आता है। फिर हम फ्रांस ऑफ बर्नियर की बात करेंगे जो फ्रांस से आता है 17वीं शताब्दी में। अब हम इनकी बुक्स पर देखेंगे कौन कौन सी थी। अल ब्रूनी ने कौन सी बुक लिखी? किताब उल हिंद। इब्न बतूता का रिहाला। और फ्रांस ऑफ बर्नियर का क्या था? ट्रेवल्स टू द मुगल एम्पायर। अब हम देखेंगे इन्होंने इन चैप्टर में क्या क्या बता रखा है। तो किस चीज़ के बारे में, जैसे अल ब्रूनी किस चीज़ के बारे में बताता है? वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है, और हमें इसमें वर्ण अल ब्रूनी के विरोध पढ़ना है, ठीक है। और अल ब्रूनी कैसा था, ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर हम बात करेंगे इब्न बतूता की। इब्न बतूता ने संचार प्रणाली के बारे में बताया है, दास प्रथा के बारे में, भारतीय शहरों के बारे में बताया है। बर्नियर ने क्या बताया? सती प्रथा के बारे में बताया है और द्विविप्रतता का सिद्धांत बताया है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अल ब्रूनी कौन था, कहाँ से आया था। कहाँ से आया था? अल ब्रूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। अल ब्रूनी एक बहुत बड़ा विद्वान था जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसे सीरिया, फारसी, संस्कृत, अरबी, हुर्दू सभी भाषाएं मोस्टली जो उस टाइम पे प्रचलित थे वो आते थे। अब उसने एक बुक लिखी, किताब उल हिंद। प्रश्न आएगा पेपर में, किताब उल हिंद की विशेषता लिखे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि यह अल ब्रूनी ने लिखी, और यह कौन सी भाषा में थी? अरबी भाषा में थी। और इसमें जो है ये जो अल ब्रूनी ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा था, और इसमें हम न्याय, खगोल शास्त्र, रीति रिवाज, मतलब जो भी उस टाइम पे ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, न्याय, सब चीज़ों के बारे में इस बुक में हमें देखने को मिलता है। और ये स्पष्टता और पूर्व अनुमानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें कितने चैप्टर है? 80 अध्याय हैं। सबसे पहले क्या होता था? एक क्वेश्चन होता था। क्वेश्चन के बाद उसे जो है भारतीय संस्कृति में या जो भी उस चीज़ के बारे में सोचा समझा जाता है वो लिखा जाता था। फिर अल ब्रूनी उसको अपनी संस्कृति के साथ तुलना करके लास्ट में क्या देता था? निष्कर्ष देता था, ठीक है। फिर अल ब्रूनी के समय में जब अल ब्रूनी भारत के अंदर आता है तो कुछ समस्याओं को उसने सामना किया। तो उन समस्याओं को क्या बोलते हैं? अल ब्रूनी के अवरोध बोलते हैं, ठीक है। अल ब्रूनी के क्या क्या अवरोध थे भारत में? जब अल ब्रूनी था, जब वो भारत में आता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी उसके साथ? जो प्रथा है उनकी भिन्नता थी। जहाँ से वो आया था वहाँ पे अलग प्रथाएं थी, अलग रीति रिवाज थे। भारत में अलग रीति रिवाज थे। फिर भाषा संबंधी समस्या, अरबी फारसी जानने वाले को संस्कृत नहीं आती थी, तो सबसे बड़ी समस्या यही थी। और तीसरा हो गया ब्राह्मणों का घमंड, कि जो ब्राह्मण है वो घमंड करते थे। वो अगर संस्कृत सीखना या बोलना चाहता था तो भी उसको नहीं सिखाते थे, या फिर अगर उसे कोई जानकारी चाहिए तो भी उसे नहीं देते थे। अब पढ़ेंगे अल ब्रूनी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। अल ब्रूनी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में ये कहा है कि भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है वो अपवित्रता के सिद्धांत पर आधारित है। कि अपवित्रता का सिद्धांत है कि कोई चीज़ अगर दूषित हो गई तो वो पुनः पवित्र नहीं होगी। भारत में ये मानते हैं। पर अल ब्रूनी का मानना है कि कोई भी चीज़ अगर अपवित्र हो जाती है तो वह पुनः अपने पवित्रता को प्राप्त कर लेती है। अगर वायु में प्रदूषण हो जाए तो सूरज की रोशनी उस प्रदूषण को हटा देती है। तो उसका ये मानना था, और ये बोला गया कि भारत में भी वर्ण व्यवस्था 4 वर्गों में बटी थी, और जहाँ से वो आया था वहाँ भी वर्ण व्यवस्था 4 वर्गों में बांटी गई थी। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अपवित्रता के सिद्धांत की भावना जो है को उसने बताया, और ये बताया कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अब हम आगे देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता भारत में आता है और डाक व्यवस्था के बारे में बताता है कि भारत की जो डाक व्यवस्था है अति कुशल डाक व्यवस्था है, जिसमें हमने पैदल सैनिक और अश्व डाक व्यवस्था के बारे में वो बताता है। पैदल डाक व्यवस्था के बारे में क्या बताता है कि संदेशवाहक पैदल चल के जाता था और अश्व में घोड़ों के माध्यम से जाते थे डाक लेके। पर जो पैदल सैनिक थे वो ज़्यादा
तेजी से जाते थे। कैसे जाते थे भाई वो, कि जो है भाग भाग के जाते थे और जैसे कि एक सैनिक भाग रहा है, फिर बीच में चौकियाँ होती थी, चौकियों में पहले ही तैनात होते थे सैनिक की कोई डाक लेके आ रहा है और फिर उसको लेके भागना है, मतलब बहुत तेज भागते थे। जहाँ से मुल्तान से सिंध तक जाने का रास्ता वो बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते थे, कम से कम 5 दिनों में। जहाँ 15 दिन लगते थे वहीं 5 दिनों में उसको ख़त्म कर लेते थे। स्थान स्थान थोड़ी थोड़ी दूर पे चौकियाँ बनाई हुई थी। कुशल संचार व्यवस्था थी। दिल्ली से मुल्तान तक 5 दिन लगते थे सिर्फ संदेश पहुंचाने में। अब वो दास व्यवस्था के बारे में बताते हैं। कौन? इब्न बतूता कि खुले में दासों की बिक्री होती थी, खरीदे और बेचे जाते थे। दासों के भी प्रकार बताते हैं वो, कि पुरुष और महिला 2 तरह के दास होते थे, जिसमें क्या है जो है महिलाओं की जो है ज़्यादा मतलब कीमतें होती थी, पुरुष की ज़्यादा कीमतें नहीं होती। महिलाओं का काम गुप्तचर के रूप में उनका यूज़ करना, ये सब चीज़ें, डांस करना, गाने के लिए, घर के काम के लिए महिलाओं का यूज़ होता था। पर महिलाओं की मांग और जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होती थी। वेतन भी ज़्यादा होता महिलाओं का। पुरुष जो है वो डोल उठाने का काम करते थे, गृह कार्य हेतु ये सब के लिए किए जाते थे। महिला जासूसी के लिए स्पेशली खरीदी जाती थी। इब्न बतूता जो है वो खुद बताते हैं कि वो जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए वे दास और घोड़े खरीदे थे उन्होंने, ठीक है, गिफ्ट में दिए थे, एज अ गिफ्ट दिए जाते थे दास। अब वो दिल्ली के बारे में क्या बताते हैं? वो दिल्ली के बारे में बताते हैं कि दिल्ली बहुत ही सुंदर अवसरों से भरा हुआ शहर था, जिसकी 4 दीवारी कर रखी थी। मतलब उनका ये मानना था कि अगर कोई दिल्ली आ गया तो उसको नौकरी मिलनी ही मिलनी होगी, ठीक है, बस उसमें क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। इसके अलावा इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या बोलते हैं कि इब्न बतूता जो है वो उसको पागलों का राजा बोलते हैं, मूर्ख शासक बोलते हैं इब्न बतूता किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, क्योंकि उसने राजधानी परिवर्तन की दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली की। इसके अलावा उसने तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। इसके अलावा उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पहले काजी के पद पर रखा था, फिर उसको जेल में डाल दिया था। तो ये सब उसकी स्थिति के मानसिक स्थिति के बारे में बताता है। और वो बताता है कि धन का बहुत ज़्यादा अपव्यय किया था और मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए उसने क्या दिया था, उनको लालच दे दिया था कि हम पैसे दे देंगे पर तुम हमारे ऊपर आक्रमण मत करो। पर फिर भी उन्होंने वो पैसे के लालच में वो बार बार आक्रमण करते थे और इससे जो है अर्थव्यवस्था जो मुद्रा का प्रवाह डगमगा गया और अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी। बाकी सबसे पढ़ा लिखा शासक था ये दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब हम बर्नियर की बात करेंगे। बर्नियर फ्रांस से आता है और सबसे मेन बात क्या है, इसने द्विविप्रतता का सिद्धांत दिया। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसने भारत की तुलना पश्चिम के साथ की है, पूर्व की तुलना पश्चिम के साथ की है, जिसमें ये क्या बताता है, बर्नियर ने जो द्विविप्रतता का सिद्धांत दिया था पूर्व की तुलना पश्चिम के साथ करता है और बताता है कि पूर्व जो है वो बिल्कुल खराब है और पश्चिम की गुणगान करता है। द्विविप्रतता के सिद्धांत में पूर्व की तुलना पश्चिम के साथ की। भारत में क्या बोलता है कि भारत में कोई निजी भूस्वामित्व नहीं है, मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, ना कोई व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति के पास कोई राज्य संपत्ति का अधिकार ही नहीं है। सारी संपत्ति किसके पास है, राज्य के पास है। और जो इसमें जो राज्य के साथ साथ व्यक्ति के लिए भी खराब है, क्योंकि उसमें कोई भूमि सुधार नहीं होंगे, कोई लोगों के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं आएगी भूमि में सुधार करने की। इसके अलावा भारत के राजा के बारे में क्या बोलता है कि भारत का राजा क्रूर का और निर्धनों का लोगों का राजा है और भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं है, ठीक है, ये उसने गलत बोला। अब हम उसके तुलना किस में करेंगे कि भाई जो उसने बातें बोली है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में भूस्वामी राजा नहीं होता था, ठीक है। राजा सिर्फ जनता की सुरक्षा के लिए वो अपना क्या लेता था, पारिश्रमिक लेता था, मतलब उसके बदले में वो टैक्स लेता था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ, बस इतना था। भारत में उच्च और निम्न वर्ग के बीच एक मध्यम वर्ग भी था और भारत का राजा क्रूर और निर्धनों का राजा नहीं था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति के बारे में बर्नियर क्या बोलता है। महिलाओं की स्थिति के बारे में बताता है कि बर्नियर यूरोप की तुलना में भारतीय महिलाओं की स्थिति हर स्तर पर क्या थी, पिछड़ी हुई थी। विशेषकर महिलाओं की स्थिति भारत में अत्यंत खराब और दयनीय स्थिति बताता है। महिलाओं को किसका कारण माना जा रहा था, भारत के अंदर दुख का कारण माना जाता था बर्नियर के अनुसार।
और कन्या का जन्म ही अशुभ माना जाता था। इसके अलावा वो किसके बारे में बताते हैं, भारत में सती प्रथा के बारे में बताता है कि भारत में जो है सती प्रथा प्रचलन में थी। इसका उदय जौहर प्रथा से हुआ था और जो है इसमें पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी को भी क्या जबरदस्ती जला दिया जाता था उसके चिता के साथ, और उसने 12 साल की एक बालिका को जलते हुए देखा था खुद अपनी आंखों से। इसके अलावा जो है हम इसमें तुलना करेंगे कि बर्नियर और इब्न बतूता। बर्नियर जो है वो सती प्रथा के बारे में बताता है, इब्न बतूता दास प्रथा के बारे में। इब्न बतूता भारत के नगर और भव्यता के बारे में बताता है और बर्नियर भारत के नगरों को गंदा बताता है। सकारात्मक दृष्टि है इब्न बतूता की, नकारात्मक किसकी है, बर्नियर की। इब्न बतूता भारत में काजी के पद पर रहा था और बर्नियर भारत में चिकित्सक के पद पर रहा था। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये यात्री आते थे ये भारत में क्या करने आते थे, किस उद्देश्य से आते थे। यात्रियों का उद्देश्य क्या होता है, कोई भी यात्रा करने जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो तीर्थ यात्रा के लिए जा सकता है, ठीक है, जैसे फायान ये सब यात्री आए हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, साहस की भावना से प्रेरित हो गए, भाई मैं तो वहाँ जाऊँगा, आज तक वहाँ कोई नहीं गया, ये सब सोच के जाता है, ठीक है, वो साहस की भावना हो गई। इसके अलावा पद पाने के लिए मतलब जॉब के लिए, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के बचाव हेतु कि भाई कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बाढ़ भूकंप ये सारी स्थिति आती है तो दूसरी जगह पे जाके रहना हो, तो प्रवास एक तरीके से। रोजगार की तलाश में हो गया, ज्ञान अर्जन करने के लिए कि भाई पढ़ने लिखने के लिए जा रहा है वो हो गया। मनोरंजन के लिए वैसे ही मतलब घूमने जा रहा है तो वो मनोरंजन के लिए हो गया, ठीक है। जो ये यात्री वृत्तांत छोड़ के जाते हैं क्या हमें इनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि जो यात्री वृत्तांत छोड़ के जाते हैं तो इनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें उसके लिखने का उद्देश्य नहीं पता है, वो किस वजह से लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, उसका दृष्टिकोण क्या होगा। और दूसरा कि अगर वो किसी पद पर है तो वो राजा के बारे में अच्छा लिख सकता है, अगर वो किसी पद पर नहीं है तो वो राजा के बारे में बुरी भी चीज़ें लिख सकता है, चाहे वो वास्तव में हो या ना हो। इसी प्रकार अगर राजा के साथ किसी दरबार में किसी पद पर है तो वो बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेगा। तो हमें जो भी ये वृत्तांत लिखे गए हैं तो उनको बहुत सटीकता से पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, उसके दूसरे बुकों के साथ कंपेयर करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि भाई वो ठीक है या नहीं है। उसके दृष्टिकोण, उसकी व्यक्तिगत स्थिति, ये सब हमें ध्यान में रख के उस चीज़ों को पढ़ना होगा कि ठीक है या नहीं है। तो ये ख़त्म होता है। थैंक यू।